अध्याय में हम लोग मुगल सल्तनत के कई अहम शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की थी। मुगल वंश की बुनियाद डालने वाले बाबर और बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हुमायूं 10 साल का ठीक शासन किया था कि उनको डिफीट देने वाले शेर शाह सूरी था। तो ये आखिर शेर शाह सूरी कौन थे, कहाँ का शासक था, और ये बीच में 15 साल तक मुगल सल्तनत को पूरी तरह से इस हिंदुस्तान के उपमहाद्वीप से बाहर करने वाले जो शासक थे, आज इसके बारे में हम लोग तफसील से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ। किताबों के अनुसार शेर शाह का जन्म 1486 को बिहार के सासाराम में हुआ। इनके पिता हसन खान सासाराम का जागीरदार था। कहा यह जाता है कि 1529 में शेर शाह अपनी काबिलियत के बल पे बिहार का शासक बना। शेर शाह का नाम बचपन में फरीद खान था। शेर शाह की उपाधि देने वाले कहा जाता है कि दक्षिण बिहार का उस वक्त का जो शासक था, जिनको हम बहार खान के नाम से जानते हैं, उनके टाइम में शेर शाह एक सिपहसालार था। कहा यह भी जाता है कि बहार खान जैसे शिकार को गए थे, शेर खान भी उनके साथ था। अचानक एक शेर से उनकी भिड़ंत हो जाती है। शेर शाह ने काफी चतुराई और बहादुरी से उस शेर का मुकाबला कर अपने तलवार से उस शेर को मार देता है। उसके बाद वहां दक्षिण बिहार के जो सूबेदार हैं, उन्होंने इनका नया नाम शेर खान दिया। जब ये शासक बनता है तो इतिहासकारों ने इसे शेर शाह का नाम दिया। शेर शाह की अवधि को अगर हम देखते हैं कि सल्तनत दिल्ली पे जमाने के बाद सिर्फ 5 साल तक ही ये जीवित रहे, यानी 1540 से 1545। हालांकि इससे पहले 1529 में ही ये बिहार का शासक बन गया था। और जब ये बिहार का शासक था तो उस वक्त चुनार के किले को लेके मुगल सल्तनत के जो द्वितीय बादशाह थे हुमायूं से इनका संघर्ष हुआ। और हुमायूं के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 लड़ाइयां शेर शाह से हुई थी। एक 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज की लड़ाई। और कन्नौज की लड़ाई के बाद हुमायूं को न सिर्फ दिल्ली की गद्दी से भागना पड़ता है, बल्कि इस उपमहाद्वीप से उसे शेर शाह ने खदेड़ के बाहर कर दिया था। तो हम ये देखने का प्रयास भी करेंगे कि शेर शाह 5 साल में एक कम अवधि और एक सीमित अवधि में इतने सारे काम किए और इतने लोकप्रिय शासक कैसे बन गए, क्या उनका खास काम था, और क्यों कुछ इतिहासकार उन्हें महानतम शासक की सूची में रखा है। तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। शेर शाह ने अपने सेंट्रल जो डिपार्टमेंट है उसको 4 भागों में एक कह सकते हैं विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर किया था। उसमें खास तौर पे हम देखते हैं पहला दीवाने विजारत, यानी दीवाने विजारत ये वित्त विभाग को भी हम कहते हैं, इसके लिए एक अलग दीवान बना था या विभाग बना था। दूसरा दीवान अर्ज, जिसको हम सैन्य या मिलिट्री कहते हैं, ये इसी के तहत आता था। तीसरा दीवान इंशा यानी रॉयल सेक्रेटरीट जो होता था वो इसी के अंतर्गत आता था। चौथा दीवान रसालत, इसमें खास तौर पे जो रिलीजियस या धार्मिक जो चीजें थी या फॉरेन अफेयर इसी के तहत आता था। इसके साथ साथ शेर शाह ने इतने बड़े एम्पायर को कई भागों में इन्होंने बांटा था, जिसमें खास तौर पे हम देखते हैं कि 47 डिवीजन यानी 47 डिवीजन जिसको हम कह सकते हैं सरकार, और इसी तरह से स्मॉलर जो यूनिट होता था उसको उन्होंने कई हिस्सों में बांटा स्मॉलर यूनिट में, जिसको हम परगना कहते हैं। और इस परगना में खास तौर पे सिकदर होता था जो मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर, अमीन होता था जो कलेक्ट
रिवेन्यू करता था और मुंसिफ होता था जो जुडिशियल मामलों की देखरेख करता था। इसी तरह से जो दूसरा इन्होंने काम किया था वो था क्वाइनेज सिस्टम, यानी इन्होंने सिक्के को जो जारी किया। इतिहासकारों की अगर हम माने तो शेरशाह के टाइम में 3 तरह के सिक्के चलते थे, एक सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो चांदी के सिक्के हैं जिसको हम रुपया कहते हैं, आज भी उन्हीं का यह नाम दिया हुआ रुपया हमारे देश में भी चलता है। और इस तरह से इस उपमहाद्वीप के कई देशों में, खासकर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और हम आगे जाएं तो इंडोनेशिया वगैरह में भी ये रुपया प्रचलित है। इसी तरह से कॉपर के जो सिक्के होते थे उनको हम दम भी कहते थे। इसी तरह से शेरशाह सूरी ने जो तीसरा हम काम किया वो ये था कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में उन्होंने रेगुलर पोस्टल सर्विस को एक बहुत ढंग से उन्होंने चलाया। ये कहा भी जाता है कि डाक विभाग के चलाने वाले शायद ये पहले शासक थे। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने अपने सीमित शासनकाल में काफी ध्यान दिया। और आज भी हम जानते हैं कि जीटी रोड, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड की बुनियाद रखने वाले यही थे, जो 4 बड़े-बड़े शहरों तक इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया था। उसमें खासकर सोनार गांव से पेशावर, आगरा से मुल्तान, बुरहानपुर से दिल्ली और मांडू से आगरा। और इसी तरह से जो इन्होंने रोड को जो बनाया था, तो कहा भी जाता है कि हर 2 कोस में इन्होंने सराय को बनाए थे। और इस सराय में कहा भी जाता है कि उसमें चौकीदार हुआ करते थे और 2 घोड़े भी होते थे। इतने बेहतरीन ढंग से इन्होंने इस सिस्टम को मेंटेन किया था। इसी तरह से इनके जमाने में अगर हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ इनकम जो है वो लैंड रेवेन्यू भी होता था, और लैंड रेवेन्यू के साथ साथ कुछ जजिया कर भी ये वसूलते थे। इसी तरह से रेवेन्यू पॉलिसी को हम देखते हैं कि किसान वगैरह भी इनसे खुश रहते थे, वो इसलिए कि टैक्स कम होता था, यानी 2.5% से 5%, और किसान को पट्टा देने वाला भी ये शायद पहला बादशाह था। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि इनके जमाने में जो दिल्ली में जो इन्होंने किला बनाया था, जिसको हम पुराना किला भी कहते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि शेरशाह ने सिर्फ 5 साल तक शासन करने के बाद, जो इनकी मौत भी एक दर्दनाक वाकया से होती है, जिसको हम देखते हैं कि ठीक ये कालिंजर पे सीज करने के लिए पहुंचते हैं और वहां चंदेल राजाओं, जो राजपूत राजा थे, उनसे इनकी भिड़ंत होने से पहले बारूद के कारखाने पे आग लग जाती है, जिससे ये राजा की झुलस के मौत हो जाती है। और इनके मौत के बाद इनका बेटा इस्लाम शाह सूरवंश का शासक बनता है, जो लगभग 9 साल तक शासन करता है। शेरशाह को फिर बिहार के सासाराम में इनको दफन किया जाता है, जहां हम देखते हैं इस चित्र में कि शेरशाह का मकबरा ये सासाराम में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीमित अवधि, कम समय में ही ये बादशाह काफी लोकप्रिय था और खुद कई कामों को अपने ढंग से ये हैंडल करता था। इसीलिए इतिहासकार जो है इन्हें एक महान शासक की संज्ञा भी दी है। आगे के क्लास में हम लोग दूसरे जानकारी को हासिल करेंगे।